Guys, I am Mukta Singh, a humanities student, and today I will be teaching you all class 12th political science book Contemporary World Politics, first chapter, that is the Cold War era. I will be providing you line by line explanation of this chapter so you can get a thorough understanding of the concepts as well as of each and every minute important details. In this particular video, I will just be covering the chapter's all topics, and for the additional knowledge like cartoons explanation, image description, the maps, the extra questions, the let's do it box, the timeline, personalities, and especially the NCERT exercises, you all will be provided in a separate video. So let's begin with this chapter, and most importantly, I will be explaining the chapters in Hindi for your better clarification. So starting with the chapter the Cold War era. इस चैप्टर में हम लोग कोल्ड वॉर एरा के बारे में पढ़ेंगे. ये समझेंगे कि कोल्ड वॉर एरा क्या है. ओवरव्यू. ये जो पैराग्राफ है इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे कोल्ड वॉर एरा के बारे में. दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक. ये जो चैप्टर है ये हमें पूरी बुक को समझने में एक हमारा बैकग्राउंड क्रिएट करेगा. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्परेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक. जब कोल्ड वॉर का जो एंड होता है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है 1939 टू 1945 के बीच में, और 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तभी हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है. तो जो कोल्ड वॉर का एंड होता है ये हमारे कंटेम्परेरी एरा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है उसकी स्टार्टिंग है. मतलब एंड ऑफ कोल्ड वॉर इक्वल्स टू द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्परेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि इस बुक का सब्जेक्ट मैटर है. इस बुक का नाम ही है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और ये कब स्टार्ट होता है? जब कोल्ड वॉर एंड होता है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर क्या है. इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर. तो बिना कोल्ड वॉर समझे हम कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे, जो कि हमारी पूरी बुक ही है जिस बारे में. इट इज़ therefore appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, was central to the Cold War. अब इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वॉर था उसमें क्या था. बेसिकली कोल्ड वॉर दो सुपर पावर्स, एक जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और दूसरा सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर है. तो इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी चल रही थी. बस इन्हीं दोनों का डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड में. इन दो सुपर पावर्स का डोमिनेंस था. यही मेन आइडिया है कोल्ड वॉर का. इट ट्रैक्स द वेरियस एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कोल्ड वॉर जो था ये वर्ल्ड के किस किस पार्ट में ये मतलब हो रहा था. द चैप्टर व्यूज़ द नॉन aligned movement NAM as a challenge to the dominance of the two superpowers and describes the attempts by the non-aligned countries to establish a new international economic order NIEU as a means of attaining economic development and political independence. अब जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कंट्रीज़ क्या कर रही थी? जिन्हें सही लग रहा था वो यूएसए के साथ हो जा रहा था, जिन्हें सही लग रहा था यूएसएसआर वो सोवियत यूनियन के साथ हो जा रहा था. लेकिन इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मतलब नैम जो है इकलौता इसमें इंडिया ही नहीं था, कई कंट्रीज़ थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था वो इंडिया था. इसने सारी कंट्रीज़ को मतलब वो सपोर्ट कर करके कि आप नैम का मेंबर बनिए. एक नैम चैलेंज की तौर पे आता है कोल्ड वॉर को. और ये जो नैम है, नैम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट. ये दोनों सुपर पावर के डोमिनेंस को चैलेंज करता है. और ये सारी कंट्रीज़ जो नैम में रहती हैं उन सब के हेल्प से एक NIEO को इस्टेब्लिश करता है, मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को. ये इसलिए भी इस्टेब्लिश करता है क्योंकि जो नैम की कंट्रीज़ थी वो बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी. वो अभी जल्दी ही इंडिपेंडेंस पाई थी. तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए उन लोग इसको NIEO को इस्टेब्लिश करती हैं. NIEO और नैम दोनों के फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं. फिर ये NIEO से वो क्या करते हैं, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्हांस करते हैं और साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को भी बनाए रखते हैं.
It concludes with an assessment of India's role in NAM and asks how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interest. अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नैम में जो इंडिया का रोल था वो कैसा था, सही था, नेगेटिव था, इंडिया के लिए कैसा था, फ्रूटफुल था या कि नहीं था। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी ये किस हद तक सक्सेसफुल रही है, इंडिया के भी इंटरेस्ट में और वर्ल्ड के भी इंटरेस्ट में, मतलब इसका रोल क्या था। तो ये पूरा हम ओवरव्यू देख रहे हैं इस चैप्टर में, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे इमेज दिख रही है इन सब का शॉर्ट्स में एक अलग वीडियो करके बनाया जाएगा।